अस्सलाम वालेकुम। लाहौर कलंदर्स ने जो प्लेइंग 11 बनाई थी उसको देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि ये बेस्ट चॉइस प्लेइंग 11 नहीं है और कुछ बड़े मैच विनर्स को बेंच कर दिया गया और एक वीक प्लेइंग 11 के साथ लाहौर कलंदर्स उतरे और फिर उसका नतीजा उन्होंने भुगता। देखिए, खासकर बाकी तो कुछ प्लेयर्स पर तो चलो इफ्स एंड बट्स हो सकते थे, लेकिन दो प्लेयर्स, दो बड़े मैच विनर प्लेयर्स को ऐड ना करना, ये बहुत ही स्ट्रेंज डिसीजन था और मेरी समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे एक्सप्लेन कर दें। देखिए, आपके पास कुशाल पेरेरा बैठा है और आपने कुशाल पेरेरा को नहीं खिलाया। कुशाल पेरेरा एक मैच विनर है, टी20 क्रिकेट में बहुत इंपैक्टफुल बैट्समैन है और आप उसको किसी भी नंबर पे खिला सकते हैं। आप उसको फखर के साथ ओपनिंग करवा सकते थे, या अगर आप चाहते हैं कि हम नईम को प्रमोट करें, उसको ग्रूम करें, हमारा इमर्जिंग बैटर है, तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। आप कुशाल पेरेरा को नीचे भी खिला सकते हैं। रिसेंट टाइम में कुशाल पेरेरा ने श्रीलंका के लिए नंबर 4 पे, नंबर 5 पे बैटिंग की हुई है। तो अगर आप अब्दुल्ला शफीक को नंबर 3 पर, डैरल मिचेल को नंबर 4 पे, कुशाल पेरेरा को 5 पे खिला लेते, तो एक तो आपके पास एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में आ जाता और फिर 6 पे बिलिंग्स और 7 पे सिकंदर रजा चले जाते। आप इजीली डेविड वीजे की जगह पर कुशाल पेरेरा को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते थे। और देखो, वीजे अब वो वाला डेविड वीजे नहीं रहा जो वो किसी जमाने में हुआ करता था। अब वो एक किस्म का एक्सपायर पैकेज हो चुका है, उसकी बैटिंग नहीं रही। जस्ट इस एक मैच की बात में नहीं कर रहा, पिछले पीएसएल में भी हमने देखा और लास्ट 12 महीने में डेविड वीजे की किसी भी लीग क्रिकेट में जहां पर भी चांस मिला कोई खास कारकर्दगी है ही नहीं। तो आप अगर सिकंदर रजा को 7 पे, कुशाल पेरेरा को 5 पे, बिलिंग को 6 पे खिलाते, तो ये आपकी बैटिंग में कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट का भी बेहतर हो जाता, आपके पास एक इंपैक्टफुल बैट्समैन भी ऐड हो जाता और बॉलिंग में कोई कमी होनी नहीं थी, क्योंकि जो सिकंदर रजा है वो प्रॉपर बॉलर है। वो हर जगह पे जहां पर खेलता है वो पूरे 4 ओवर कराता है। और अगर आपको कभी 1-2 ओवर करवाने पड़ते हैं तो आप डैरल मिचेल से भी बॉलिंग करवा सकते हैं, वो मीडियम पेस बॉलिंग कर लेते हैं। तो इस लिहाज से एक तो स्ट्रेटजी के लिए ये गलती हुई। फिर दूसरा, देखो, आपने जहांदाद को खान को खिला लिया है, आपने जमान खान को बाहर बिठाया हुआ है। यार, क्या जहांदाद जमान खान से बेहतर बॉलर है? कभी भी नहीं है। जहांदाद के पास 1-2 वेरिएशन हैं, बट जमान खान ने जैसे यॉर्कर्स किए हैं, जैसे डेथ ओवर्स किए हैं, जैसे उसका स्लिंगी एक्शन है, वो बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर रहा है लाहौर कलंदर्स के लिए, वो मैच विनर रहा है लाहौर कलंदर्स के लिए। तो आप अपनी प्लेइंग 11 में जमान खान को शामिल नहीं कर रहे, जहांदाद खान को शामिल कर रहे हैं, जबकि आपके पास एक लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन अफरीदी की शक्ल में था, आपको दूसरे लेफ्ट आर्म की जरूरत ही नहीं थी। तो ये भी मेरे ख्याल में गलती हुई। आसिफ अफरीदी आप लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला रहे हो, शाहीन अफरीदी आप लेफ्ट आर्म पेसर खिला रहे हो, उसके बाद आपको तीसरे लेफ्ट आर्मर की क्या जरूरत थी? तो वहां पर अगर जमान खान होते तो वो मेरा ख्याल में बेहतर कॉम्बिनेशन होता। इस्लामाबाद के लिए अच्छी खबर यह है कि इस्लामाबाद के जो जो मैथ्यू शॉट हैं, जो कि आज का मैच नहीं खेले थे, वो अगला मैच खेलेंगे, वो अगले मैच के लिए अवेलेबल होंगे। और साथ में जब इनके वेंडूसन भी आ जाएंगे तो इस्लामाबाद की जो बैटिंग है वो भी बड़ी तगड़ी हो जाएगी। और जिस तरीके से मैरडेथ ने और होल्डर ने बॉलिंग की है, तो अब इस्लामाबाद का बॉलिंग अटैक भी खासा बैलेंस फील हो रहा है। इमाद वसीम बड़े अरसे के बाद खेले, लेकिन उन्होंने गेंद को बड़ा अच्छा कंट्रोल किया, ग्रिप किया, तो लग रहा था कि इमाद वसीम प्रॉपर बॉलिंग रिदम में है। तो अगर इमाद वसीम बॉलिंग रिदम में है, होल्डर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, मैरडेथ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और नसीम शाह भी होपफुली अगले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इस्लामाबाद का बॉलिंग अटैक भी अब एक प्रॉपर बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है और बैटिंग उनकी हमेशा से अच्छी थी। अभी जब इसमें वेंडूसन और मैथ्यू शॉट ऐड हो जाएंगे तो आप अंदाजा करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड कितनी खतरनाक टीम हो जाएगी। बहरहाल बैटर्स की फॉर्म उनकी देखनी होगी, अदरवाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो एक बड़ी बैलेंस्ड टीम लग रही है। और लाहौर कलंदर्स को जैसे उन्होंने डिफीट किया है, मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स ने 20-25 रन बैटिंग में कम किए और बॉलिंग में भी फिर रमान खान के ना होने की कमी उन्हें बहुत फील हुई होगी।